बिलासपुर गांव बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहाँ के लोग और उनके रिश्ते वो भी बहुत अच्छा थे। उस गांव में रतन और महेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो बहुत ही जिगरी दोस्त थे। जब भी रतन और महेश अपने खेत से घर लौटा करते थे, तब रास्ते से होकर वो ढेर सारी बातें करते थे। और जब वो अपने घर की ओर निकल जाते, वहाँ एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे हर रोज बैठा करता था और उन दोनों की सारी बातें वो सुना करता था। महेश जब खेती से अपने घर लौटता है तो अपने बीबी को घर पर ना पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो बला टली किरकिर टली। और वो इधर उधर देखता है कहीं बीबी आ तो नहीं रही और मेरी बातें तो नहीं सुन रही। इतने में उसकी बीवी बसंती उसके सामने से आ जाती है। अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जब तुम घर पर नहीं होती हो तो मुझे चैन नहीं मिलता, तुम्हें तो पता है ना। जल्दी से भाग्यवान मुझे खाना दो, क्योंकि मुझे ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको खाना देने ही मैं बैठी रहती हूँ दिन भर घर पर। आप तो घर पर इतना सारा राशन जो भरते हो, कभी घर पर चावल ख़त्म हो जाते हैं तो कभी ज्वार ख़त्म हो जाती है। आप कभी देखते हो क्या? और वही घिसा पिटा खाना हर रोज़। मैंने आज खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत दिनों से मच्छी खाने की चाह थी। अब आप मच्छी लेकर आओ तभी घर में खाना पकेगा, वरना आप भूखा ही सो जाओ और अगले दिन भी भूखा ही रहना, समझे? यहाँ दूसरी ओर रतन की बीवी चमेली अपने घर के आंगन की सफाई कर रही थी। पता नहीं आज दिन कहाँ से हुआ जो वो आज इतना काम करने लगी थी। चमेली भी रतन को हर वक्त ताना मारती थी, क्योंकि रतन भी महेश की तरह ही नॉर्मल फैमिली से था और खेती बाड़ी करके वो अपना घर संसार कर रहे थे। ए जी, मैं आज झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं आपको बता रही हूँ। जो भी मैं आज आपको बताऊंगी वो गौर से और ध्यान से सुनना। मुझे आज झगड़ा करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, समझे? अरे बाबा रे बाबा, आज मेरा दिन और शाम कहाँ से उगे और कहाँ खत्म हो रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर वाले, मतलब तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं, इसी वजह से तुम मुझसे आज झगड़ा नहीं कर रही हो और इतना सारा काम भी कर रही हो। शायद मैं ठीक ही सोच रहा हूँ। क्यों चमेली, ठीक कहा ना? ए जी, सुनिए ना, आज मुझे ना मटन खाने का बहुत ही शौक चढ़ा है। प्लीज़ मेरे लिए मटन लाओ ना। अरे देवा रे देवा, आज ये तुम्हारा कौन सा रूप दिखाई दे रहा है चमेली मुझे? मेरी तो समझ से बाहर है सब। मेरे बाबूजी आने वाले हैं, कितने दिनों के बाद वो अपने घर आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा खिलाऊंगी ना मैं उन्हें। आपको तो पता है ना, मेरे बाबूजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते तो आए थे बाबूजी, और वो तुम्हें बहुत दिन हो गए क्या? उसे बहुत दिन कहते हैं क्या? अरे क्या बात करती हो चमेली तुम? अगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी ना, अगले हफ्ते तक आपको मैं खाना नहीं बना कर दूंगी। घर से बाहर रहना पड़ेगा और अपने खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या आपको? बड़े आए मेरे बाबूजी के दिनों का हिसाब करने के लिए। जब आप अपने महेश के साथ घूमते हो, फिरते हो, खाना खाते हो, तब तो मैं नहीं आपको रोकने टोकने आती। तब तो बहुत मज़े लेकर आप घूमते फिरते हो। अच्छा अच्छा, मेरा दिमाग मत खाओ अब। चलो मैं जाता हूँ
और घर वापस आने तक सारा इंतज़ाम खाने का होना चाहिए। अगर तुमने बाबूजी के सामने मेरे साथ झगड़ा किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाबूजी भी तुम्हारी तरह ही है। जब भी हम दोनों में झगड़ा होता है तो सारी गलती मुझ पर थोप कर चले जाते हैं और मुझे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहाँ से वो अपने पीछे कदम लेकर फिर बाजार जाता है मटन लाने के लिए। चमेली के पिता और रतन के ससुर अपने जमाई के घर पहुंच जाते हैं। पेशे से वो मास्टर थे। बीवी के हर रोज के चोचले से रतन बहुत परेशान हो चुका था। उसे घर में 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं मिलती थी और आज तो उसके ससुर जी आने वाले थे। उसी वजह से वो बहुत परेशान था। इसी वजह से वो अपनी खेती में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, एक कैसी किस्मत दे दी, शादी भी हुई ऐसी झगड़ालू बीवी से, ऐसा मन ही मन सोच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके खेत की तरफ से उसके पास चला आ रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बूढ़ा आदमी रतन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ए बूढ़े, तुम कहाँ से आ गए? मैं तो पहले से परेशान था और तुम अभी मेरे सामने आकर मुझे और परेशान मत करो, समझे? अरे बेटा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हें हर रोज मेरे सामने से गुजरता हुआ देख तो सोचा चलो तुम्हारे खेत में तुम्हारे साथ कुछ खाने को मिल जाए। इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। अरे वाह वाह, तुम भी आ गई क्या मेरे सिर पर बैठने के लिए बूढ़े? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। एक और बुढ़ा मैं अब सहन नहीं कर सकता। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत फटा जा रहा है। मैं अपनी परेशानियों से ऑलरेडी बहुत फट चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी फटी हुई झोली सिलाई भी नहीं कर सकता। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से भगा दूंगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बातें? अरे बेटा, इतना गुस्सा मत करो। मेरे पापी पेट का सवाल है। कुछ दिनों से मैंने खाया नहीं, सोचा तुम्हारे पेड़ के एप्पल ही खा लूं। मुझे लगा तुम मेरी मदद कर दोगे, इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ और तुम मुझे यहाँ से मार पीट कर भगाने की कोशिश में लगे रहे हो। मैंने तो सिर्फ खाना ही मांगा है, ना कि तुम्हारी जायदाद। जैसे तुम्हारी किसी ने जायदाद मांगी और तुम उस पर भड़क उठे। एक गुस्सा बेटा तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर पहुँचाएगा, तुम्हें पता भी नहीं रहेगा। चलता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर कहीं खाना खा ही लूँगा। अब तुम्हारी आने वाली परिस्थिति और संकट से ज़रा बच के ही रहना। बाबा की ऐसी बातें सुनकर रतन बहुत गुस्से से लाल हो जाता है और उसी गुस्से में वो बाबा से मारपीट करने भी लगता है। और जब वो मारपीट करने लगता है तब बाबा वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बेचारा अपना महेश बीवी के ताने सुनकर फिर से वापस खेती में आ जाता है, खेती में काम करने के लिए। वो गैयाओं के लिए चारा इकट्ठा कर रहा था और इकट्ठा करते करते बहुत थक हार जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। महेश भी यहाँ बहुत परेशान हो चुका था। उसकी बीवी भी बहुत झगड़ालू थी। महेश कुछ समय के लिए पेड़ के नीचे आराम कर ही रहा था, तभी वह बूढ़ा आदमी महेश के पास भी चला आता है। बाबा, आप कौन हो? इतने बूढ़े होकर आप यहाँ उधर कहाँ भटक रहे हो? क्या परेशानी है क्या आपको कोई? इतनी कड़ी धूप है बाबा, और ऐसी धूप में बाहर फिरना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आपने कुछ खाया है या नहीं? मुझे बताओ तो ज़रा।
बेटा, कुछ दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। रास्ते में मुझे एक खेत दिखा। तुम्हारी ही तरह उस खेती में बहुत सारे फल थे। सोचा उस खेत के मालिक से कुछ खाना मिलेगा, लेकिन उसने मुझे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। कोई बात नहीं बाबा, मेरे पास एक डिब्बा है, उसमें खाना है। मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी है, उसने मुझे आते वक्त एक डिब्बा दिया था। मुझे तो भूख नहीं है, ये डिब्बा आपके काम ज़रूर आएगा। और बाबा महेश का डिब्बा खाने लगते हैं। और बाबा सारा का सारा खाना खाकर महेश के यहाँ से चले जाते हैं। बाबा के चले जाने के बाद महेश को बाबा की जगह कुछ चमकीला पत्थर दिखाई देता है और थोड़ी सोच में पड़ जाता है और फिर उसे उठाकर हाथ में लेता है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही कीमती कोई पत्थर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा के तुरंत जाने के बाद उसे कैसे मिल गया। ये क्या हो सकता है और ऐसा चमकीला चमकीला? महेश, तेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ? चलो घर जाकर देखता हूँ। और वहाँ से वो अपने घर की ओर खेत से चला जाता है। यहाँ दूसरी ओर रतन अपने खेत में काम कर रहा था बाबा के तुरंत जाने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ उसने देख लिया कि वो भी हैरान हो गया। अरे देवा, ये मेरा खेत सारा काला का काला कैसे पड़ गया? ऐसे सोच में वो डूब गया और सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ कि जो मेरा खेत इतना काला पड़ गया? अब सारे मेरे फल खराब हो चुके हैं, मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो भी वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। रतन और महेश अपने अपने खेत के रास्ते से आ रहे थे, तभी दोनों की मुलाकात हो जाती है। रतन महेश से कहने लगता है, भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है। जिस भी वस्तु को मैं छू रहा हूँ ना, और वस्तु काली पड़ती जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो रहा है। मैं जब खेत में काम करने गया तो मेरा सारा का सारा खेत काला हो गया है। अरे भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उल्टा हुआ है। मेरे खेत के सामने मुझे ये चमकीला कुछ मिला है। देख तो जरा, बहुत ही चमकीला है ये। हाँ महेश, ये तो बहुत चमकीला है, लेकिन मैं इसे छू नहीं सकता, क्योंकि अगर इसे मैंने छुआ तो ये भी काला पड़ जाएगा। लेकिन महेश, ये तुम्हारे खेत के सामने कैसे आ गया? अरे रतन, एक बाबा मिले थे, मैंने उन्हें खाना दिया। तो उन्हें खाना देने के बाद जब वो खाना खाकर मेरे यहाँ से चले गए तो वहाँ एक छूटा हुआ था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अरे हाँ महेश, मेरे यहाँ भी वो बाबा आए थे, लेकिन मैंने उन्हें गुस्से में मार पीट कर भगा दिया है। लगता है इसी का असर हुआ है मुझ पर। अब मैं क्या करूँ? रतन चलो, उस पेड़ के नीचे वो बाबा है, चल कर पूछते हैं ये हमारे साथ क्या हो रहा है। बाबा, हम दोनों के साथ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। ये देखिए ना, मेरे हाथ में क्या है। आपके जाने के बाद मुझे ये मिला, और मेरे रतन के साथ भी उल्टा हो रहा है। वो जो भी वस्तु को छू रहा है वो काली पड़ती जा रही है। बाबा, इस रतन को माफ़ कर देना। मैंने गुस्से में आपका बहुत अपमान किया और आपसे मार पिटाई भी की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे बच्चों, ये तुम्हारे कर्मों की ही सजा है। किसी ने अच्छा कर्म किया तो उसे अच्छा फल मिला, और किसी ने बुरा किया तो उसे उसकी भरपाई मिली। रतन, तुमने अपने बीवी का सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया, और महेश ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मुझे खाना खिलाया। इसलिए महेश को वो कीमती पत्थर, ओ हीरा मिला। जिस हाथों से तुमने मुझे मारा रतन, उस हाथों से तुम जिस भी वस्तु को छू रहे हो वो काली पड़ती जा रही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए बेटो, जब भी आप गुस्से में हो तो गुस्सा किसी और पर मत उतारना, अच्छा कर्म करना। मुझे माफ़ कर देना बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। हम कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन हमारी परेशानी दूसरों के दुख का कारण नहीं होनी चाहिए। यही इस कहानी से सीख मिलती है। शुक्रिया दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर भी करना। धन्यवाद।